So, Namaskar everyone. Today we have Shri Advait Chauhan. Uh, he has qualified EPFO exam in the year 2021, if I'm not wrong. So, हम लोग सीधे मुद्दे पे आएंगे. हमने इनको इनवाइट किया है क्योंकि हम इनसे जानकारी प्राप्त कर सके. अभी EPFO का एग्जाम होने वाला है, इन विच he'll be guiding us कि हम कैसे स्टेट PCS एग्जाम और EPFO की तैयारी दोनों साथ में कर सकते हैं. So before coming to that, I'll request Shri Advait to kindly give a brief introduction about himself, ताकि बच्चे अक्वेंट हो पाए कि हाँ किस प्रोफाइल के हैं आप. बहुत ज्यादा तूफानी भी नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज बच्चे भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं हमारे और आपके जैसे. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अद्वैत सिंह चौहान। मैं सिविल इंजीनियर हूं बैकग्राउंड से, एनआईटी त्रिची से। एंड उसके बाद मैं ई लर्निंग इंडस्ट्री से जुड़ा था पिछले 3 साल से। ईपीएफओ में मेरा इसी साल मैंने ज्वाइनिंग की है। ज्वाइनिंग डिले हो गई थी हम लोगों की, और उससे पहले मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। 5-6 साल मैंने भी की है आईएएस की प्रिपरेशन। अद्वैत जी, आप हमें ये बताएं कि व्हाट आर द पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस. जस्ट गिव अस अ ब्रीफ कि क्या क्या होता है, क्या काम का नेचर है, इज इट टू मच फील्ड ओरिएंटेड, कैसा है EPFO का जॉब? देखिए, ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर स्लैश एनफोर्समेंट ऑफिसर है, तो ये डुअल प्रोफाइल है। तो इस टाइप की प्रोफाइल थोड़ी सी रेयर है कि आप 1-1.5 साल आप ऑफिस में रहेंगे अकाउंट ऑफिसर की प्रोफाइल में, एंड देन आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के फील्ड में जाना रहता है। तो यहाँ रोल आपका चेंज हो जाता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा, क्लेम्स का काम आएगा, अकाउंट्स का, कैश सेक्शन, ये सब आपके हाथ में रहता है। देन लीगल इश्यूज आपको हैंडल करने रहते हैं, अगर केसेस वगैरह चल रहे हैं वो भी आते हैं। ऑडिटिंग का भी काम आ जाता है, पब्लिक रिलेशंस का काम है। बट देन व्हेन यू गो टू द फील्ड, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट करना रहता है। आपको बेसिकली लॉ एनफोर्स करना है वहाँ पर। एंड आप इंस्पेक्ट भी करते हो, आप प्रेमिसेस को विजिट करते हो, यू कैन कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स। सिविल कोर्ट जैसी पावर रहती है वहाँ पर आपके पास। एंड इवन पीनल एक्शंस भी आप ले सकते हो वहाँ पर। तो यस, तो प्रोफाइल थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है यहाँ पर। एंड काइंड ऑफ एक ग्रेटिफिकेशन भी आता है, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करें तो आप जिस सेक्शन को टारगेट कर रहे हो वहाँ पर उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती है। सो यू वर्क फ्रॉम देम, यू वर्क फॉर देम, यू एंश्योर कि हाँ उन्हें उनका राइट, जो भी उनका पैसा है वो सब मिले। एंड वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए तो देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा है। मतलब एओ की पोजीशन पे देखिए 5 दिन का काम रहता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो वो है। बाकी वर्क कल्चर तो फिर स्टेट वाइज एंड ऑफिस वाइज भी काफी वेरी करता है, क्योंकि कई ऑफिस में वर्कलोड काफी है, कई में नहीं है। And as far as salary and other perks are concerned, if you could please elaborate on that as well. सो मोस्टली देखिए, आपको एचआरए मिल जाता है, या तो फिर आपको अकोमोडेशन दे देते हैं। एंड इसके अलावा देखिए, जो भी बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्क्स हैं, आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। आप फील्ड में हैं तो आपको वो सब भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अदरवाइज एओ में है तो आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह रहती है इस सब में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। एंड देन ये जो जॉब है ये 4800 ग्रेड पे का रहता है। Okay. सो 4800 ग्रेड पे में अगेन आपकी सिटीज इंडिया में जैसे कैटेगराइज है XYZ, तो उस हिसाब से थोड़ा एचआरए वगैरह वेरी करता है। एनडीए अगेन 6 मंथ्स में अपडेट होता रहता है। Correct. And what are the promotional aspects? जैसे अभी 4800 grade पे है, in how many years we can expect it to go to level 10 and then level 11? That. इसमें एक चीज और है कि अगर आप एओ ईओ के रूप में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 4 साल के अंदर आपका ग्रेड पे लेवल 9 हो जाता है। यहाँ पे आपको 5400 ग्रेड पे ये लोग कर देते हैं। सो दिस इज समथिंग गुड अबाउट ईपीएफ को। एंड देन बट देन सी, ईओ से नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा प्रमोशन पिछले बैचेस में डिले हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत है, एंड थिंग्स आर चेंजिंग ओवर हियर। बट विद आवर बैच वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। So for the best, I wish कि आपका promotion जल्दी हो. So Advait, the thing is कि most of the people जो हमको देखते हैं, हमको सुनते हैं, they are preparing for state PCS, बिहार PCS exam. BPSC के परीक्षार्थी हैं वो, हिंदी माध्यम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, दोनों ही बच्चे हैं. और जो बच्चा स्टेट PCS या फॉर दैट मैटर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वो सिर्फ उसका एग्जाम तो देता नहीं है. दे अपीयर फॉर EPFO, APFC एंड अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स एज वेल. सो EPFO एग्जाम जो है, मुझे जहां तक ध्यान है, 2 जुलाई को शायद टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है. तो कंसिडरिंग द सिलेबस,
जो ईपीएफओ एंड स्टेट पीसीएस का है, देयर मुझे जहां तक पता है कुछ पोर्शंस एंड देयर आर सर्टेन पोर्शंस जो कॉमन है, जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है कुछ है, और कुछ है जो ईपीएफओ के लिए अलग से डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। तो कॉमन पोर्शन के एग्जाम का लेवल आप अगर क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज का भी अटेम्प्ट दिया है एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ एमपीपीएससी भी दिया होगा और भी आपने वेरियस एग्जाम्स दिए होंगे, तो जो कॉमन पोर्शन है पहले आप उस पर इलाबोरेट कर दें कि ईपीएफओ और स्टेट पीसीएस में विज़ क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, जो कॉमन पोर्शन है पहले सिर्फ उस पर। तो देखिए आपका करंट अफेयर्स आता है दोनों में, एंड जो करंट अफेयर्स है ईपीएफओ का, इट्स आल्सो नॉट हाईली कंसेप्चुअल, थोड़ा उसमें फैक्चुअल पार्ट भी मिक्स होता है। अब सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो उसका भी ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हुआ है, पिछले 2-3 सालों में फैक्चुअल चीजें पूछे जाने लगे हैं, जैसे स्पोर्ट्स पे ओलंपिक्स पे भी क्वेश्चन आ गया था। स्टेट पीसीएस भी उन चीजों पे क्वेश्चन पूछता है, वो आपके अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ईपीएफओ ने भी पूछ लिया था अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो जैसे आप करंट अफेयर्स को नॉट जस्ट पूरी तरह सिविल सर्विसेज के ओरिएंटेशन से, बट rather थोड़ा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उस पे भी अगर ध्यान दें, जैसे कि कोई अगर प्लेस न्यूज में है तो वहाँ की क्या कैपिटल है, कौन सा एरिया आता है, किसे हायर किया गया, अभी किसे अपॉइंट किया गया है, जैसे डब्ल्यूटीओ का कौन हेड बना नया, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब कॉमन है, मतलब सभी में आपको मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया पढ़ना पड़ता है। देन साइंस, आप स्टेट पीसीएस वाले स्पेशली देखिए साइंस आपसे पूछा जाता है, बायोलॉजी के सवाल आते हैं, फिजिक्स के सवाल आते हैं। तो यूपीएससी मतलब स्टैटिक पार्ट टाइप नहीं पूछता एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चंस, बट स्टेट में ये चीजें आती हैं। और अगेन ईपीएफओ में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बायो के आते हैं, वेव्स पे क्वेश्चंस आते हैं, देन कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के स्टेट पीएससी से। सो अगेन दैट्स अनदर एरिया जहाँ पे स्टेट पीएससी वालों को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, बिकॉज दे आर रीडिंग ऑल दीज एरियाज अदर देन आपका जो जीएस का पार्ट रहता है, दैट इज ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो गए। तो ये कॉमन एरिया जो आप साथ में लेकर चल सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा फिर, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स भी रेगुलरली पढ़ रहे हैं, ये पार्ट भी आपने रिवाइज किया हुआ है, पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली फिर जिस पे आपको फोकस करना रहेगा वो रहेगा नया पार्ट, जो कि अनटच्ड है। एंड देन मोस्टली सब लोग सेम लेवल पे आ ही जाते हैं, क्योंकि अकाउंट सबने नहीं पढ़ा रहता है, लेबर लॉज भी सबका बैकग्राउंड नहीं रहता है। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपली और बहुत ब्लंटली बच्चों को बताऊं, तो द लेवल ऑफ स्टेट पीसीएस विज़ ईपीएफओ का जो एग्जाम है फॉर द कॉमन सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, both are almost on the same level, matlab they do not have to put any extra effort in order to prepare for EPFO exam. Am I right in understanding that? देखिए दे नीड टू पुट सम एफर्ट इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा डायरेक्शन उन्हें एक अलग रखना होगा एग्जाम के हिसाब से। जैसे अगर वो प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि इवन इफ कंटेंट इज सेम, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस टाइप का आ रहा है। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी होगा, बट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं उस पर भी रहेगा वहां पर। तो जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो नॉट जस्ट यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, बट उसके अंदर क्या कंटेंट है, राइट टू इक्वालिटी पे वो क्या बातें कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोशल जस्टिस की वो बात करता है। तो ये है आपका एक ओरिएंटेशन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहता है। So correct. So the learning number one which I can understand is कि आपको previous year paper उठा के उसको एक बार देख लेना चाहिए. Am I right? जी जी। तो ये तो हमने बात कर ली जो एरिया कॉमन है दोनों एग्जाम के लिए, ईपीएफओ और स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो। अब कुछ एरियाज हैं जो ईपीएफओ में डेडिकेटली पूछे जाते हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट पीसीएस का एग्जाम। आप उनको थोड़ा सा ब्रीफ में, अगर 2-3 सब्जेक्ट हैं तो उनको आप बता दें, एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू स्टडी दैट, और क्या सोर्स मटेरियल अगर कुछ आपने फॉलो किया था, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, तो मतलब कम मेहनत ज्यादा मार्क्स का कुछ तरीका बता दें बच्चों के लिए। देखिए मुझे अकाउंट्स का कुछ आइडिया नहीं था, इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं था। सो मेरा कजन 12th बोर्ड एग्जाम दे रहा था, उसके अकाउंट्स के मुझे नोट्स मिल गए थे एंड एनसीईआरटी की बुक्स थी। सो आई स्टार्टेड विद द बेसिक एंड इट हेल्प, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। तो आई थिंक एनसीईआरटी डिड द ट्रिक फॉर मी। और दूसरा ये है कि जैसे पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाती हैं कुछ चैनल्स पे अकाउंट्स के थोड़े सिंप्लीफाइड, तो वो मटेरियल रेफर किया था। देन लेबर लॉ एंड अपने यहाँ सोशल जो लेबर कोड्स हैं। Just interrupt you just for a person like me who does not have any idea of accounts. अकाउंट्स का अगर मैं आसान भाषा में मतलब समझने की कोशिश करूं तो इट इज मैथ्स,
प्रॉफिट लॉस जैसा कुछ अगर मैं परसेंटेज एवरेज, अगर मैं आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं तो? जी हाँ, ये मैथ्स है इन अ वे, बट हाउ यू प्रेजेंट द नंबर्स एक्चुअली। अकाउंटिंग डील्स विद देयर प्रेजेंटेशन। ये आपका लॉस वो दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है आपने किस चीज में इन्वेस्ट किया है पैसा, तो आपका असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा। जैसे अगर कार खरीद रहे हैं तो आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो उसके लिए वो एक असेट बन जाएगा, बट एक फैमिली खरीदी तो कंजम्पशन का बन जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में वर्क किया जाता है। तो दैट्स अबाउट अकाउंट्स। एंड एक और चीज, काफी स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज के रहते हैं उन्हें एक थोड़ा सा फियर रहता है कि ऑलरेडी पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के अराउंड की, एंड फिर अकाउंट्स भी थोड़ा सा मैथमेटिक ओरिएंटेड हो जाता है। तो ये फोबिया मतलब नहीं रखें तो बेटर है, क्योंकि काफी हैं मेरे बैचमेट्स जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं एंड दे हैव गॉट गुड रैंक्स हियर। तो अगर मैथ्स भी अगर आप कह रहे हो तो दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड विथ यू इन योर बैच। या सो इन इवन काफी लोगों की रैंक भी अच्छी है, ये अंडर 100 है एंड दे डिड वेल, दे क्लियर्ड द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स आल्सो। तो वहीं साथ में अगर आप प्रैक्टिस करते रहें सी सेट का, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी में भी सी सेट आता है, तो इस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। अगेन एक कॉमन एरिया है यहाँ पर। ओके, कमिंग बैक टू जो लेबर अदर लॉ। पार्ट है, लेबर लॉस। तो देखिए अभी लेबर कोड इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, बट सोशल सिक्योरिटी कोड कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। सो इट्स बेटर यू रीड बोथ। लेवल जो लेबर लॉस थे वो भी पढ़िएगा आप। जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट एक्ट हो गए, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो इनके प्रोविजंस क्या है आपको इनके सेक्शंस नहीं याद रखने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या साइज होता है लेबर फोर्स का जिसमें वो इस एक्ट के अंडर आती है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्या होती है, क्या डिस्टिंक्शन है। तो फिर जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंडर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर ईपीएफ एक्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है अलॉन्ग विथ जो नए लेबर कोड्स आए हैं। तो हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया एग्जाम में कि कौन से पोर्शन हैं जो कॉमन है, कौन से हैं जो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना है। अगर मैं अब आपसे बहुत ही जो बच्चों का बेसिक सवाल रहता है कि 3 ऐसे मुझे आप सब्जेक्ट बता दो जिनके वेटेज काफी ज्यादा है ईपीएफओ एग्जाम में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? एक जो मुझे समझ में आया, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, अकाउंट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आप 3 टॉप प्रायोरिटी वाइज पोर्शन बता दो, सब्जेक्ट बता दो जो जिनका काफी वेटेज होता है। ओके देखिए, आई जस्ट से कि कंपटीशन बहुत था हम लोगों के टाइम पे भी एंड अभी भी बहुत ज्यादा है। सो बेटर रहेगा कि सभी पे फोकस किया जाए। जैसे मैथ्स के 20 क्वेश्चन से इंग्लिश का भी बहुत आया था वेटेज इसमें, एंड इंग्लिश के ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग भी है। सो इंग्लिश में ये है कि इफ यू आर श्योर कि हाँ, जैसे शोल्डर्स शूक, शेकन एंड शिवर्ड, इतने क्लोज ऑप्शंस थे वहां पर। तो इफ यू आर श्योर देन तब आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। एंड देन रही बात इसकी, तो साइंस थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, थोड़ा सा डीप में पूछ लेते हैं वो लोग, स्टैटिक पार्ट रहता है वहां पर। बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये भी आप साथ में कीजिएगा। एंड लेबर लॉज से क्वेश्चन आए थे, लेबर लॉज वर देयर आई थिंक अराउंड 12 क्वेश्चन, मे बी 12 to 14 क्वेश्चन थे, बट दे ऑल वर डूएबल। इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं वो लोग। जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं अद्वैत, तो आप हमको ये बताएं मैथ्स का लेवल क्या होता है, 8, 9, 10th वाला या 11, 12th वाला? एग्जैक्टली 8, 9, 10। सी सेट आपका जो बेसिक आता है स्टेट पीएससी में, सेम वही। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं उसी में, तो वो डुएबल रहता है। तो आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि 2 जुलाई को इनके 2 एग्जाम है, एक ईपीएफओ का और एक एपीएफसी एग्जाम है। सो आर दिस 2 एग्जाम डिफरेंट, और क्या अंतर है दोनों में? सिलेबस में कोई अंतर है कुछ? अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ इनको आइडिया दे पाए, इफ यू हैव अ फेयर नॉलेज देन ओनली, अदरवाइज विल स्किप। देखिए एपीएससी का सिलेबस डिफरेंट है। इसमें इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। अकाउंटिंग के अलावा इन लोगों ने देखिए ऑडिटिंग भी इंक्लूड की है, इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, इंडिया का कल्चर हेरिटेज करके है, तो दैट मीन्स आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर आने वाला है वहाँ पे। डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन इंक्लूडेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स हैं। तो इकोनॉमी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं दोनों ही पेपर में, इकोनॉमी के ट्रेंड्स भी इंक्लूडेड है। तो ये थोड़े से कुछ अलग एरियाज हैं, डेमोग्राफी वगैरह जो ईपीएफओ में आ जाए, ईपीएफसी के पेपर में आएंगे, तो इस पे ध्यान देना होगा। एंड द थिंग इज पोजीशन पे थोड़ा सा फर्क आता है। देखिए 5400 ग्रेड पे की पोजीशन है,
एपीएफसी की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, एंड रोल में भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि एपीएफसी इज मोर मैनेजरियल, यहाँ पर आपको ऑफिस रिलेटेड वर्क यहाँ पे ज्यादा रहता है, फील्ड विजिट्स नहीं रहती हैं इतनी। अच्छा, हाँ, एंड प्रमोशंस भी जल्दी होते हैं एपीएफसी में, आप रीजनल कमिश्नर जल्दी बन जाते हो फिर उसके बाद। तो मुझको, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो बच्चा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसको 2 तारीख को कौन सा परीक्षा देना चाहिए, एपीएफसी वाला या ईपीएफओ वाला? देखिए, दोनों ही पेपर एक दिन है और काफी कॉमन एरियाज भी हैं दोनों पेपर में, तो आई वुड से दोनों ही पेपर देके आ जाओ। नहीं, अगर कोई बच्चा है जो जिसको जॉब चाहिए, मतलब मेरा फिर से मैं ब्लंटली पूछ रहा हूँ कि कोई बच्चा को नौकरी पाना किस परीक्षा में आसान, रिलेटिवली आसान है, आसान जैसा तो कुछ होता नहीं है, रिलेटिवली आसान है, ईपीएफओ में या एपीएफसी में? देखिए, एपीएफसी में सीट्स हैं 159 टोटल, ईपीएफओ में 420, रफली 415 समथिंग है। तो पॉइंट इज कि जिसने भी ईपीएफओ के लिए अप्लाई किया उसने एपीएफसी के लिए 100% अप्लाई किया हुआ है। करेक्ट। तो बेटर है जब लाइक 80%, आई मीन 80 तो नहीं बट एटलीस्ट 70% सिलेबस सेम है दोनों का, तो आप दोनों दे दीजिए। यू नेवर नो, कभी कभी लक भी सपोर्ट कर जाता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ छूटा दिए तो। कि आप सीट के बेसिस पे कह रहे हैं कि ईपीएफओ की परीक्षा देनी चाहिए, अगर सिर्फ एक परीक्षा देनी हो तो ईपीएफओ की परीक्षा हाँ, दे। बट आई वुड से दोनों ही दे तो बेटर है। नहीं, बट सिंस द एग्जाम फॉल ऑन अ सिंगल डे, पता नहीं सेंटर्स कैसे सिंगल डे, मैनेज, बाय दैट लॉजिक आई या वाज आस्किंग। ठीक है। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक यू एंड मी, कि इस एग्जाम को क्रैक करना कितना कठिन है? कोई भी साधारण आईक्यू का बच्चा हो हमारे आपके जैसा, क्योंकि ना ही आप आईआईटी से पढ़े हो ना ही मैं पढ़ा हूँ, वी बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एनआईटीज। तो अपन अपने को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं करते हुए कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ने से या फिर कितने महीनों की पढ़ाई से ये एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो बच्चा ने 1 साल पढ़ रखा है ठीक ठाक। लेट्स टॉक अबाउट दोज फर्स्ट। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री सबका आइडिया है, देन आई थिंक 2.5 मंथ्स सफिशिएंट रहेंगे। क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर फोबिया आता है इसका सिलेबस देखिए कि अकाउंट्स का कोई आइडिया नहीं है, लेबर लॉ क्या है। तो अगर वो आप फोबिया अपना हटा दें तो ये चीज पॉसिबल है, 2.5 महीने में ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही फिर से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं भी इसका आंसर दूंगा अगर आप देंगे तो। कोई बच्चा जो है जो स्टेट पीसीएस में अच्छा रैंक ले आ रखा है और ईपीएफओ भी क्वालिफाई कर रखा है, व्हाट शुड ही ज्वाइन? देखिए, स्टेट पीएससी एंड ईपीएफओ में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में डिफरेंस बता देता हूँ। स्टेट पीएससी का बेनिफिट ये आप आपके स्टेट में रहोगे, ईपीएफओ में ये है कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप ईपीएफसी भी बनते हो, हर 4 साल में आपको ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर होना है, और ईओ बनते हो तो आपको एक स्टेट एलोकेट हो जाएगा, आप वहीं पे रहोगे। अच्छा। हाँ, ये है। तो अब अगेन यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर ग्रेड पे अगर बेटर है, तो उससे बेटर की पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपको स्टेट में वो मिल रहा है, जैसे डिप्टी कलेक्टर मिल रहा है, या अगर किसी को पुलिस में इंटरेस्ट है, डीएसपी बन रहा है आपके स्टेट में, देन यू कैन गो फॉर योर स्टेट। लोकल भी कनेक्शंस रहते हैं आपके, आपकी फैमिली है, ओवर द टाइम प्रायोरिटीज भी लोगों की चेंज होती हैं। सो इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर इससे बेटर पोजीशन है, देन यू गो फॉर योर स्टेट। बाकी अगर लोअर है, देन अगेन आई विल से कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप आपके स्टेट में रहना चाह रहे हो इन सब रीजन बैलेंस से। इज वन अदर वही, इम्पोर्टेंट। हाँ। बट ईपीएफओ का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे आप पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो ये एक बेनिफिट रहता है। आप पे प्रेशर नहीं है, जैसे पुलिस में काफी प्रेशर रहता है, तो उस टाइप का यहाँ नहीं आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा पीसफुल जॉब है ये। Plus you have 5 days working and 2 days off, Saturday Sunday off है, you can enjoy with your girlfriend wife, बच्चों के साथ मूवी जा सकते हैं आप, ये सारे फायदे होंगे इसमें ईपीएफओ में। डेफिनेटली। सो लास्ट मोमेंट आप अगर कुछ टिप्स देना चाहो बच्चों को कैसे क्वालिफाई करना है एपीएफओ इन दिस, और या फिर व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, 30-40 डेज जो भी है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस पे ज्यादा फोकस करे, कौन से स्टडी मटेरियल, जैसे एक आपने पीवाईक्यू बता दिया, कोई पीवाईक्यू की बुक पढ़ लेनी चाहिए, इस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स अगर आप कुछ उनको गुरु मंत्र लास्ट मोमेंट का देना चाहो तो प्लीज। आई जस्ट से कि जो भी पार्ट है, पहले तो आप डरना मत, अकाउंट्स को देख के, लेबर लॉस को देख के, और ओवर मत कर देना, मतलब कीप थिंग्स सिंपल।
जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे थे तो उसी हिसाब से ना आप सेक्शंस मत रखने लग जाना कि ये भी याद कर लेते हैं वो भी याद कर लेते हैं। अगर आप वो फॉलो करोगे तो हो सकता है लास्ट में मैसअप हो जाए। कीप थिंग्स सिंपल। जो आपने जैसे प्रीवियसली पढ़ा हुआ है हिस्ट्री वगैरह, इस पार्ट को आप लाइटली करते हुए स्टार्टिंग के मंथ में ना आप अकाउंट्स हो गया, लेबर कोड्स हो गए, इन्हीं की स्ट्रेटेजी के साथ एक टाइम के साथ आप इस पे फोकस कर सकते हो। एंड ह्यूमैनिटीज वाले वो लोग रोज 1 घंटे मैथ्स जरूर प्रैक्टिस करें, सो इट विल हेल्प यू आउट। आखिरी के जो हैं आपके 10-15 दिन है उसमें आप रिविजन करिएगा, स्पेशली ये अकाउंट्स वाला पार्ट, लेबर कोड वाला पार्ट, इसको थॉरली रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था बट स्टिल मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन बने थे इस एरिया से। मतलब ये एरियाज जो है स्टैटिक है, बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो नहीं है, बन जाएंगे। हो जाएगा। और आपको कंसेप्ट आपको समझ आ जाए थोड़े बहुत एंड टर्म्स याद अगर हो गई, सो इट विल हेल्प यू आउट। मतलब ऑप्शंस भी देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो वहां पर फिर। दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसको कहते हैं, ये वैसे हैं। या कि जस्ट एक फोबिया है एंड इट्स एन अननोन टेरिटरी, वो लोगों को लगता है यहाँ पर। तो अगर मैं इनकी इसको और इलाबरेट करते हैं, सोर्सेज जैसे आपने बताया एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, एक एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए अकाउंट्स के लिए। कौन से कक्षा की? एक 11वीं कक्षा की, 11th और 12th में? जी 11-12। 11th-12th। लेबर लॉज की कोई बुक आती है क्या, कोई आप अगर आप सजेस्ट कर रहेंगे, कोई एनसीईआरटी जैसी कोई बुक है क्या जो स्टैंडर्ड बुक है उसके लिए? जी मैंने तो नेट पे सर्च किए थे कि कौन कौन से एक्ट हैं और इंटरनेट के थ्रू मैंने पढ़ा था उस टाइम पे पूरा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था, बट हाँ ये है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ मटेरियल जैसे इग्नू का कुछ रेफर कर लिया मैंने पार्ट, कुछ कहीं से मिल गया। हाँ तो इस तरीके से मैंने वर्क किया था यहाँ पर। सोशल सिक्योरिटी के लिए जैसे आईएलओ का क्या कन्वेंशन है थोड़ा वो देख लिया था मैंने, इंडिया क्योंकि सिग्नेटरी है उसका, क्यों सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पार्ट थोड़ा इग्नू से देखा था मैंने। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? जी एक्चुअली ईपीएफओ के जो पेपर्स थे ना इसमें ना गैप बहुत ज्यादा हो गया था। करेक्ट। मतलब हाँ 2017 के पहले सीधे 1999 में ईओ का पेपर हुआ था एंड अगेन एपीएफसी का पेपर जो था वो 2012 में नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 2013 या 14 में हुआ था। सो वॉट एवर लिमिटेड पेपर्स जो थे उसी से ये अंदाजा जरूर हो गया था कि किस ट्रेंड पे रहेगा, इवन एक क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो। एंड यहाँ पे देखिए स्टैटिक पार्ट काफी आपका आ जाता है, साइंस स्टैटिक है आपका, अकाउंट्स लेबर लॉज भी नियरली स्टैटिक है। अगर इस साल लेबर कोड पे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा नया हो जाएगा। एंड आपका फिर इसके अलावा देखिए साइंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, आपका हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्टैटिक ही है मोर और लेस। तो इनका रिपीटेड हो सकता है। इनफैक्ट यूपीएससी जो कुछ दूसरे पेपर्स कराता है ना वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे सीएपीएफ का पेपर हो गया फॉर एग्जांपल, या यूपीएससी में कोई प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन हो गया, तो वो भी रिपीट हो सकता है यहाँ पर। तो अगर मैं बच्चों के लिए थोड़ा सम अप कर दूं तो दे शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या ट्रेंड रहा है वो पढ़ लें। अकाउंट्स के लिए आपने सजेस्ट किया 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को गो थ्रू कर जाएं, बहुत ज्यादा डीप में कोशिश ना करें। दे शुड डू नॉट, मतलब उनको मगअप करने की कोशिश ना करें। दे शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड अकाउंट्स के टर्म्स और क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपने बताया मेरे लिए कोई चीज लायबिलिटी हो सकती है बट वही चीज आपके लिए असेट हो सकती है, जो हम मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके जी बाद यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है, चाहे वो सीएपीएफ हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, जो कॉमन पोर्शन है उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाए। जी। एंड एक चीज और, आप लोग टर्म्स जरूर याद रखिएगा अकाउंट्स को लेके, क्योंकि टर्म्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, टर्म्स ट्विस्टेड भी रहती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड लेबर लॉज में आप ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ कौन से लॉ की है ये याद रखिएगा, लिमिट क्या है, और ये जो टर्म्स होती है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कैसे वेरी करता है ये थॉरली कीजिएगा। लास्ट टिप्स कुछ अगर बच्चों को देना चाहो, देन विल रैप अप दिस। अगर तुमको कुछ लगे कि जहाँ दे शुड डेफिनेटली डू दिस, ये करने से फायदा होगा, एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए नए होंगे, तो अगर कुछ लास्ट मोमेंट कुछ टिप दोगे उनको तो प्लीज। सी मैं ये मान के गया था कि मेरे लिए भी नया है और मैक्सिमम लोगों के लिए भी नया है, तो इसमें ये था कि किसी को भी एडवांटेज नहीं होगा। और अगर कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड का ज्यादा है यहाँ पे या कॉमर्स बैकग्राउंड का ज्यादा है जिसने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एनीवेज मैथ्स एक प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाट आई थॉट। तो मोर और लेस सब लोग सेम लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाएंगे यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट्स व्हाट आई थॉट, और इस माइंडसेट के साथ में गया था।
Correct. just That's stay a good way positive. of looking at things कि जो अकाउंट्स बैकग्राउंड का है या आर्ट्स बैकग्राउंड का है उसके लिए मैथ्स दिक्कत देगा, जो साइंस का है उसके लिए अकाउंट्स दिक्कत देगा, तो एवरीबॉडी इज एट द सेम लेवल, किसी को एडवांटेज। एग्जैक्टली यही चीज है इसकी, क्योंकि लगभग सब कुछ ये पूछ लेता है। जो भी देखा जाए तो 10th के बाद बच्चों के लिए ऑप्शंस रहते हैं स्ट्रीम में, वो हर चीज से यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। करेक्ट तो करेक्ट। या तो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज, लेकिन एक ये इसका फायदा भी है। सो इस माइंडसेट के साथ एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव, निकल जाएगा पेपर। बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके दोस्त। सो अगर इन बच्चों के कुछ और डाउट्स होंगे तो I'll either pass it to you, और या फिर we'll hold a session again जिसमें श्योर। हम तुम्हारा टाइम सीख करेंगे और इनके क्वेश्चंस क्वेरी को एग्जाम से पहले अगर तुम फ्री रहो तो एक आध सेशन और we can do on weekends ताकि इनकी हेल्प हो जाए। एंड फिर इस एग्जाम के बाद वैसे भी इंटरव्यू रहेगा ही, तो इंटरव्यू टाइम पे भी आई थिंक क्वेरीज आएंगी काफी, जैसे क्लियर होगा तो। अपन मिलते हैं जल्दी कहीं आराम से, पर्सन में मिलेंगे। अभी आप बॉम्बे में, हम दिल्ली में हैं, कहीं कॉमन प्लेस पे मिलते हैं, फिर पार्टी करते हैं, ठीक है? जरूर मिलते चलिए, हैं फिर। बाय, विल मीट। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ो बढ़िया से। ऑल द बेस्ट एवरीवन।